All right. So we'll begin with any questions or anything that you want to continue discussing based on where we left off a few minutes back. कोई सवाल है, कोई पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है जो एड्रेस करना बाकी है? Okay, so we can move ahead with the lesson planning part of it. Once again, in lesson planning also we'll begin with questions के सब लोगों ने लेसन प्लान बनाए हैं कभी ना कभी? कोई ऐसा है जिसने कभी लेसन प्लान नहीं बनाया है? So in the process of lesson plans, is there any factor, any part where you question yourself कि ये हम लोग क्यों करते हैं या फिर ये हम लोग इस तरह से क्यों करते हैं? ऐसे कोई सवाल? नथिंग? किसी को कोई लेसन प्लान से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है किसी को? Anyone who finds it tedious कि इतने सारे लेसन प्लान क्यों बनाने की जरूरत है वगैरह ऐसा कुछ? I don't have a problem with lesson plan, and I just want to share something that whenever we write lesson plan, we write the learning outcomes first, and then we write the lesson plan, right? So जैसे हम स्टोरी का मॉरल नहीं डिसाइड कर सकते कि स्टोरी के तो एक स्टोरी में हजारों मॉरल हो सकते हैं. So why do we have to write the learning outcome? क्योंकि possible learning outcome तो बहुत रह सकते हैं ना. Why to decide on any two learning outcome and then उसके ऊपर करना? That's fruitful. The lesson हमको हमारा intention पता है, तो उसके तो हजारों learning outcome हो सकते हैं. Okay, a very valid question, and this is something that even I have thought about a lot कि हम लोग जब बच्चों के बच्चों के लर्निंग इज लिमिटलेस, तो उस पे हम लोग इस तरह से वो घोड़े के वो जो रहते हैं वो क्यों लगाते हैं? Why do we do that with children? तो the thing is कि as we discuss the lesson plan today, you will realize कि हम लोग जो लेसन प्लान जिस तरह से बनाना चाहते हैं एंड हाँ जिस तरह से बनाना चाहते हैं एंड व्हाट हैपेंस इन द स्कूल आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. तो why not make lesson plans that include this factor in them? That is the motive of this discussion. कि हम लोग एक ऐसा इंक्लूसिव लेसन प्लान बनाएं जहां पर हाँ एक लर्निंग आउटकम या कुछ लर्निंग आउटकम्स आपके हिसाब से प्रेडिक्टेड है, एंड जस्ट बिकॉज आपने वो प्रेडिक्ट किए हैं, जस्ट बिकॉज आपने वो लिखे हैं,
दैट डज नॉट मीन कि बस यही दिस इज माई टारगेट, अगर ये अचीव नहीं हुआ तो आई हैव आल्सो फेल्ड, द चिल्ड्रन हैव आल्सो फेल्ड एंड एवरीथिंग गोज डाउन द ड्रेन. दैट इज नॉट व्हाई यू मेक लेसन प्लान्स. तो आप अगर उस हिसाब से आए हैं तो टेक अ मिनट and try to open your mind for what we are going to discuss, because आप जिस तरह से लेसन प्लान बनाते हैं दैट चेंजेस द वे हाउ यू थिंक. एंड अगर शुरुआत से ही लेसन प्लान ही अगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि इट इज मेंट टू बी अ टारगेट, तो देन दैट इज हाउ योर माइंड विल आल्सो वर्क कि वो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मतलब क्लास फेल. दैट इज नॉट व्हाई वी मेक लेसन प्लान्स. थिंक ऑफ दिस सिचुएशन कि you are teaching in a class where nobody listens to each other. कोई बच्चा कुछ खेलने की कोशिश करता है, दूसरा कोई आके उठा के लेके जाता है एंड फिर वो वहां से खेलना शुरू कर देता है, फिर तीसरा कोई आता है, तीसरा कोई उठा के लेके जाता है. सो एक दूसरे की कोई सुन नहीं रहा है. तो उस केस में इफ यू वांट हार्मनी टू हैपन इन द क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि उस केस में गलत क्या हो रहा है. सो इफ आई गिव यू दैट सिचुएशन कि आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं एंड उस क्लास में बच्चे ऐसे हैं कि नाउ दिस यू कैन एक्सटेंड एज वाइज. छोटे बच्चे अगर है तो हम लोग खिलौने के साथ में ऐसा देखते हैं, एक्टिविटीज के साथ ऐसा देखते हैं कि whenever somebody is playing with an activity, दूसरा बच्चा उसके दिमाग में कोई ऐसे खोट नहीं है, कोई मैलिस नहीं है, कोई ऐसे इल इंटेंशंस नहीं है, मगर उसे दिख रहा है कि उसे वो चाहिए तो वो उठा के चला. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. बच्चे करते हैं ऐसा. यस और नो? Yes. सो उस सिचुएशन में इफ यू वांट द क्लास टू लर्न, बिकॉज यू नोटिस कि ये कॉमन हैबिट, कॉमन टेंडेंसी बनते जा रही है, तो इफ यू वांट द क्लास टू लर्न समथिंग सो दैट दिस एक्टिविटी स्टॉप्स, हाउ डू यू डिसाइड दैट समथिंग? तो वो समथिंग क्या है आपके हिसाब से, आपके दृष्टि के हिसाब से? वो लोग ऐसा क्या सीख सकते हैं ताकि वो बिहेवियर बंद हो जाए? If they are not at all paying attention, everyone. Okay, so we are trying to take a dip into the understanding of the problem कि वो लोग शायद एक दूसरे के तरफ अटेंशन, पर्सनल इंटरपर्सनल अटेंशन कम हो रहा है. मतलब चीजों के तरफ तो ध्यान है, दैट इज व्हाई आई एम पिकिंग इट अप एंड गोइंग, बट देन जो व्यक्ति उसके साथ में खेल रहा है, जो बच्चा उसके साथ में खेल रहा है, जो मेरा दोस्त उसके साथ में खेल रहा है, उस व्यक्ति के तरफ अटेंशन नहीं है बच्चे का. Okay, it is already in the hands of someone. That is one. What else? और क्या मिसिंग है? एक बॉन्ड मिसिंग है, जो एक होता है क्लास में बॉन्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरपर्सनल बॉन्ड मिसिंग है कि आई केयर अबाउट दिस फेलो एंड आई कैन सी फ्रॉम हिज फेस और हर फेस कि मैं अगर उसके साथ ऐसा करूं तो उसे पसंद नहीं आता है. सो एक बार हो गया, उसके बाद में अगली बार नहीं करना चाहिए मैंने. सो दैट बॉन्ड इज मिसिंग. अगर इफ आई आस्क यू कि दिस सेम बिहेवियर इफ यू डोंट address at this age, what will happen when the child is around 11-12 years old? ये बिहेवियर को आप उस समय पे कैसे ऑब्जर्व करेंगे? मतलब what is happening, what will you see at that age?
फॉर दोज ऑफ यू हु आर वर्किंग विथ ओल्डर चिल्ड्रन, जो लोग और बड़े बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, शायद आप उस एंगल से सोच सकते हैं कि यही बच्चा अगर आपके पास में हाई स्कूल में आया, कॉलेज में आया, तो वो उसके बिहेवियर में आपको क्या दिखेगा, किस तरह का बिहेवियर दिखेगा आपको उसमें? यूजुअली जो बच्चे ज्यादा मस्ती करते हैं जब छोटे रहते हैं, तो वो बड़े होते होते थोड़ा कम हो जाता है उनसे। ठीक है ना, दैट इज फाइन, मस्ती कम हो जाती है, मगर ये बिहेवियर का रिजल्ट क्या होगा अगर आपने उस एज में एड्रेस नहीं किया? इफ यू हैव नॉट एड्रेस्ड दीज टू फैक्टर्स के इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल एम्पैथी या केयरिंग, ये अगर डेवलप नहीं हुआ along with अवेयरनेस, हम लोग दूसरा वाला जो पॉइंट था दैट वी कैन टर्म इट एज अवेयरनेस, तो अवेयरनेस और इंटरपर्सनल स्किल्स और इंटरपर्सनल कनेक्शंस, ये दोनों चीजें अगर बचपन में डेवलप नहीं हुई तो आगे जाके बच्चों में या बड़ों में क्या नोटिस किया जाएगा? Sir, arrogance. वेरी गुड, एरोगेंस। यस, एंड ना मोस्टली आजकल बच्चों के पास ना एक बहुत फैंसी डायलॉग हो गया है अराउंड जो ये ना 11-12 इयर्स के बच्चे, आई नीड माय पर्सनल स्पेस। मतलब उनको Yes. ऐसा है कि हाँ, अगर फैमिली है सामने एंड एक फैमिली टाइम रहता है, सो दे डोंट केयर कि कोई ग्रैंड पेरेंट्स है वो बैठे हैं, एंड ये जो लैंग्वेज आ गई है इंग्लिश, सो उनको ऐसा है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं आ रही है, सो अगर उन्होंने मुझे चिल्लाया तो मैं बिल्कुल इंग्लिश में आंसर करूंगी स्टर्नली। जस्ट ट्राइंग आउट इनोवेटिव वेज ऑफ डिस्टेंसिंग योरसेल्फ, अपने आप की स्पेस, अपने दीवार खड़े करने के अनोखे तरीके। यस। डज ऑल दिस साउंड लॉजिकल टू यू, कि ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है करके? हैज एवरीवन नोटिस्ड समथिंग लाइक दिस और द अदर? बड़े बच्चों में सबने ये नोटिस किया है ऐसा कुछ ना कुछ? नाउ यही चीज अगर हम लोग अडल्ट्स में देखें, इफ वी सी दिस इन अडल्ट्स, तो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर विल यू नोटिस? प्रोफेशनल्स है, सपोज बाय चांस कैसे तो भी करके एक्सीडेंटली जॉब लग गया किसी का एंड सेटल वगैरह होने का समय आ गया, तो इन लोगों में आप क्या नोटिस करेंगे? सर वो अपने कलीग्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। Yes, very good. They won't be supporting the people around them. What else? एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां आपका मेन इंटेंशन ही ये है कि साथ में मूव करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंश्योर करेंगे कि मैं, मेरे अकेले का सक्सेस वगैरह हो, मैं लाइट में आऊं, आई शुड बी इन द लाइमलाइट, तो दूसरों को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, चीजें छुपाएंगे। व्हाट एल्स? सर जूनियर को डोमिनेट करेंगे और सीनियर्स की बात को ध्यान में नहीं लेंगे, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करेंगे। यस, तो अगेन वही जो एरोगेंस वाला था वो यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड उसी के साथ साथ में आप अपने जूनियर्स को भी डोमिनेट करें। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द पर्सनल लाइफ? ये तो प्रोफेशनल हो गया, अब पर्सनल लाइफ में क्या होगी हालत? सेल्फिशनेस, यस। सर मोनोपोली चलाएंगे पूरी फैमिली। फैमिली में भी डोमिनेशन शुरू हो जाएगा कि बस सबने मेरी ही सुननी चाहिए, एंड जो बाकी जहाँ भी जिसकी भी कुछ चलाने की कोशिश करे कि
this person is talking rubbish, and they will treat other people like rubbish. Okay. Yes, Bharat sir. आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. If you are trying to say something. All right. So all these things will be going on. Now, in this situation, ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए वृद्धाश्रम में लोगों की संख्या बढ़ जाती है. यस, खुद के ही पेरेंट्स को वो लोग वृद्धाश्रम में रख के आएंगे. नाउ इस पूरे सिस्टम में इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ स्कूल जहां पर आपको ये सब चीजें मायने नहीं रखती, एंड आप इसी को ज्यादा प्रोपोगेट करेंगे कि बच्चे को लिखते आना चाहिए, बच्चे को पढ़ते आना चाहिए, all these things, and if your parents are also, if the child's parents are also of the same mentality, तो ये बातें कहीं पर भी पूरे लाइफ में दूसरा कोई इसे मतलब how easy will it be to excuse me to check this behavior in the future. जैसे एक साल गया तो वो बिहेवियर रोकना आसान हो जाएगा कि कठिन हो जाएगा, दूसरा साल गया तो आसान होगा कि कठिन होगा? कठिन होते जाएगा. So that is the reason why it can be very damaging if parents या टीचर में से दोनों के भी पास में से किसी के भी पास में थोड़ी सी ऐसी मेंटालिटी रही ना कि all these things don't matter. जो because see, as a teacher आपके दिमाग में ये लाइट चमकती है, बट देन यू लुक एट इट एज अ सिविलियन जिसको स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता है, एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, जस्ट रैंडम पर्सन जो है, वो अगर क्लासरूम में ये सीन देख रहा है कि एक बच्चा आया एंड दूसरा बच्चा कुछ तो भी खिलौने से खेल रहा है, उसके पास से वो खिलौना उठाया और वो चले गया, ये बच्चा वहां रो रहा है, ये बच्चा थोड़ा सा टर्न होता है, देखता है, वापस कहीं तो भी चल लेता है, बैठता है और खेलना शुरू कर देता है. ये जो XYZ पर्सन है, जो बाहर का व्यक्ति है, उसके लिए ये चीज कोई बहुत अबनॉर्मल है क्या? नो सर. उसके लिए क्या ये चीज ऐसी है कि उसे उसकी अर्जेंसी महसूस हो रही है कि इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है? डज दैट पर्सन फील द अर्जेंसी? Yes, sir. If the child is crying, so he may feel it urgent. नहीं, not you. I am talking about the external person. No. So ultimately, हम लोग अगर वो चीज रिकॉग्नाइज करते हैं, हम लोग उसकी अर्जेंसी महसूस करते हैं, तो हम लोगों को तो उसको एड्रेस करना जरूरी लगता है ना. सो ऑटोमेटिकली दैट विल बी वन पार्ट ऑफ योर लेसन प्लान, राइट? कहीं ना कहीं तो आपको इंक्लूड करने की इच्छा होगी ना उसको. So if you feel that you must include it somewhere, does it necessarily mean कि आपको पूरा एक सेशन, एक दिन, एक क्लास जो भी है, आपको बस उसी के लिए बनाना है, या कुछ क्लास ऐसा बनाना है जहां पर आपके बाकी के काम तो हो ही रहे हैं? आपने अगर डिसाइड किया है कि आपको मैथमेटिकल कुछ कंसेप्ट लेना है या फिर साइंटिफिक कुछ लेना है, तो वो हो ही रहा है, बट देन एट द सेम टाइम यू आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गिव दिस मैसेज. Does that work out or not?
It can't be done in one class, na? One lesson plan. That is not the target at all. आपको ये किसने बोला कि आपको एक ही क्लास में डिसाइड किया है आज कंप्लीट करना है, मतलब आज कंप्लीट करना ही है करके? वो तो लेसन प्लान आप बना रहे हैं. That is up to you. So this is just one conversation. We'll be discussing the full process of the lesson plan and then we'll revisit this question ताकि हम लोग उसका पूरा आंसर दे सके. Right now, some of you have an idea of what I am going to discuss. Some of you don't have an idea. Some of you have an idea, but it is an unclear idea. तो हम लोग उसको धीरे-धीरे एक-एक स्टेप में आगे लेंगे. Okay. So okay. Okay. तो सम ऑफ दिस वील जस्ट जूम थ्रू क्योंकि हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को ये चीजें पता है. तो लेसन प्लान बनाना क्यों जरूरी है? जल्दी जल्दी. मैनेजमेंट के लिए. सॉरी, ताकि हम उतना सिलेबस उतने समय में मैनेज कर सके और हमें पता चले कि हमें एक पता चले कि हमें एक लेसन को कितना समय लगता है और हम कितना समय ले सकते हैं. ओके. सो टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट इज द सेंट्रल, मतलब इट कैन बी समराइज्ड इन दैट. तो यस, टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोग को करने की क्यों जरूरत रहती है? क्योंकि टेक्स्ट बुक का है तो हम लोग को रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों करना पड़ता है? हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दे सके. हाँ, ज्यादा से ज्यादा दे सके, मगर ज्यादा से ज्यादा टाइम लेके, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल यूज करके, या हाउ? एक्सपेक्टेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज थ्रू. फाइन. सो एफिशिएंसी के थ्रू या डिबेट के थ्रू ऐसे. सो एफिशिएंसी भी रहनी चाहिए एंड उसी के साथ साथ में जितना एक्सपीरियंस आप दे सके, जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो या व्हाटएवर, वो भी रहना चाहिए. सो यस, दैट इज देयर. तो विल तो एक तो ये प्रॉब्लम रहता है कि टेक्स्ट बुक्स में जो दिया रहता है वो कंटेंट तो ठीक है, बट देन एज अ सिलेबस उसका डेप्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके पीछे थॉट क्या है, पर्पस क्या है, ये सारी चीजें सिर्फ पढ़ के नहीं समझ में आती. इसके बारे में सोचना पड़ता है. एंड सोचने में मजबूर कौन करता है? क्या किसका काम है सोचने पे मजबूर करना? टीचर का. A good teacher is the one who asks right questions. आप अगर सही सवाल पूछ सकते हैं, सही से भी ज्यादा, हाँ, सही सवाल इन द सेंस के वो सवाल इफेक्टिव हो, ऐसे सवाल अगर आप पूछ सकते हैं तो देन योर क्लास विल आल्सो बी इफेक्टिव. अगर आप आंसर देते हैं तो देन योर चिल्ड्रन विल बिकम हैंडीकैप्ड. तो मेंटली स्टिमुलेट करना इज द वर्क ऑफ द टीचर. तो सिलेबस तो दिया रहता है, टेक्स्ट बुक्स दिए रहते हैं, चैप्टर्स दिए रहते हैं, मगर ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करना, ऐसे डिस्कशंस डिजाइन करना ताकि ज्यादा से ज्यादा आंसर्स बच्चे सोच पाए और ज्यादा से ज्यादा आंसर्स उनसे आए. सो दैट इज वन थिंग. सेकंड, टू मेनी टेक्स्ट बुक्स.
हम लोग देखते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट स्कूल्स में एटलीस्ट दैट इज गुड के मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स और ऑलमोस्ट ऑल द टेक्स्ट बुक्स आर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी के रहेंगे या फिर स्टेट बोर्ड के खुद के जो बुक्स रहेंगे वो रहेंगे। बट हम लोग बाकी सब स्कूल्स में देखते हैं, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स में देखते हैं कि यू सेल द टेक्स्ट बुक्स दैट आर द मोस्ट कॉस्टली वंस, क्योंकि कमीशन उसमें ज्यादा मिलता है। तो इतने सारे टेक्स्ट बुक्स रहते हैं तो उसमें कंटेंट भी थोड़ा थोड़ा हल्का इधर उधर चेंज करते हैं, क्वेश्चंस थोड़े से इधर उधर चेंज करते हैं, तो सिलेक्ट क्या करना, कौन सी टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करना। सो अल्टीमेटली कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप सब कुछ बंद कर देते हैं, यू पिक अप वन स्ट्रीम, डोंट गेट डाइवर्टेड, एंड उसके बेसिस पे आप एक लेसन प्लान बनाते हैं, तो देन चीज आसान हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज अबाउट द राइटर्स। जो लोग टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स लिखते हैं, हु डू यू थिंक दीज आर? कौन है ये लोग? टीचर्स। यस, बट डू यू थिंक दे आर प्रैक्टिसिंग टीचर्स? दे आर एक्सपर्ट्स इन राइटिंग। तो एक्सपर्ट होने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? पीएचडी। तो पीएचडी वाले लोग क्लास में सिखाते हैं क्या नॉर्मली? नहीं सर, कुछ 10 to 20% ही लोग सिखाते हैं, बाकी तो सब रेफरेंस यूज करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम कि आधे से ज्यादा लोग जो क्लासरूम के टेक्स्ट बुक्स जो लिखते हैं, उन लोगों को क्लासरूम एक्सपीरियंस बहुत कम है। उनको क्लास छोड़े कम से कम 5-10 साल हो गए हैं। 5-10 साल के टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस। इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स दैट यू यूज्ड टू गेट 5 years before, 10 years before, and you try to think about the students that you get today, आज आपके पास में जो बच्चे आते हैं उसमें मानसिकता में कितना फर्क है। तो do you think somebody who has written the textbook 10 years ago, 15 years ago, या जिसने क्लास लेना 10 से 15 साल पहले छोड़ा है, उसके चैप्टर्स आज कितने इफेक्टिव रहेंगे, आज कितने रेलेवेंट रहेंगे? सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि जो चैप्टर्स हम लोग के पास में आते हैं वो बहुत डिस्कनेक्टेड रहते हैं। तो उसे कनेक्शन बनाना, उसकी स्टोरी बनाना, ताकि बच्चों को वो रिलेवेंट लगे, आज के बच्चों को वो रिलेवेंट लगे, दैट इज अनदर पर्पस ऑफ अ लेसन प्लान। तो कहाँ से शुरुआत करना? तो नॉर्मली हम लोग यही सोचते हैं कि चैप्टर है, उसके बेसिस पे कंटेंट डिजाइन करो, एक्टिविटी डिजाइन करो, एंड देन लर्निंग आउटकम के क्या क्या होगा इससे। तो ये जो है, दिस स्ट्रेटेजी इज लाइक अ पिन बॉल स्ट्रेटेजी। पिन बॉल स्ट्रेटेजी मतलब आपने पिन बॉल मशीन पता है सबको? कोई ऐसा है जिसको पिन बॉल मशीन नहीं पता है, या पिन बॉल गेम नहीं पता है? I'm not clear about that. Okay, so a pinball machine or a pinball game is basically a game जो एक साइड में बॉल आप लॉन्च करते हैं स्प्रिंग से, वो बॉल टकरा टकरा के अंदर घुसता है एक रूम में, रूम मतलब एक चेम्बर में, एंड उस चेम्बर में हम लोग के पास में 2 पैडल रहते हैं। उस पैडल से आपको आप उस बॉल को उछालते रहिए, एंड जितने चीजों को वो बॉल टकराता है उतने आपको पॉइंट्स मिलते जाते हैं। सो चैलेंज वही है कि उसको हरदम हवा में रहने देना। सो दैट इज द वे द क्लासेस आर रन इफ यू गो बाय दिस डायरेक्शन, कि आपके उसमें चैप्टर है एंड चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज है, वो चैप्टर के एक्टिविटीज आप सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, एंड उसके वजह से जो जो आउटकम जो बुक में दिया है वो आउटकम आपको मिलेगा, या फिर सिलेबस रिलेटेड, एकेडमिक्स रिलेटेड जो आउटकम है वो आउटकम आपका। सो इट वर्क्स लाइक अ पिन बॉल मशीन। आप जब एक्चुअली क्लास लेना शुरू करते हैं तो इट वर्क्स लाइक अ पिन बॉल, कि आप क्लास लेना शुरू करते हैं, बॉल आगे उछलता है, फिर आपको पूरी कोशिश लगा देनी पड़ती है उसको, बॉल को हवा में रखने की। कैन यू रिलेट टू दिस? ये आपको कनेक्शन
दिख रहा है? Yes. Now imagine the other way around. अगर मैं शुरुआत से ही ये डिसाइड करता हूं कि मेरे पिनबॉल मशीन के यहाँ पे एक यूनिट है, वहां पे एक यूनिट है. I can actually share one image, pinball image, so that it's clearer. Okay, can you see this? Yes, sir. All right. तो राइट साइड में जो ये लाइन दिख रही है आपको, वो लाइन से बॉल उछलता है, ये यहाँ से घुसता है एंड यहाँ इन चीजों पर टकराता है. आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो दो पैडल है, ये दो पैडल से ये जो बॉल दिख रहा है, छर्रा दिख रहा है, उसको आपको कंटिन्यूअसली हवा में रखना है ताकि जितने चीजों को वो टकरा सके उतने चीजों को टकराए और आपको उतने पॉइंट्स मिलते रहे. तो इसमें अगर हम लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रक्चर उल्टा किया, पैडल्स आपने निकाल दी, फॉरगेट अबाउट द पैडल्स. अगर आपने ये सोचा कि हम लोग इसको ही, जो जहां जहां टकरा रही है चीजें, उन चीजों को ही उस हिसाब से अरेंज किया ताकि बॉल अपने आप ही हवा में रहे. बॉल आपने लॉन्च किया, इट हैज गॉन अप, कम डाउन, एंड जहां जहां टकराना था उसे, ये पहले इसको टकरा रहा है, उसको टकरा रहा है, इधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है, बार बार वो अपने आप ही हवा में घूम रहा है. आपको पैडल चलाने की जरूरत ही नहीं है. Don't you think it will be helpful for you? But then it will be no fun. Why? You are watching the game. What more fun can there be? आपको पता नहीं है बॉल के साथ में अभी क्या होने वाला है, आप उसके पिक्चर की तरह बॉल देख के रहे साथ हैं. स्टूडेंट, नहीं, we are. I'll show हाँ, you आप the बॉल और analogy. स्टूडेंट को कम I'll draw the connections for you, but just try to feel that वो जो डिफरेंस है, एक में आपको कंटिन्यूअसली पैडल चलाते रहना पड़ता है और दूसरे में आपने सिर्फ चीजें उस हिसाब से ऑर्गेनाइज किए ताकि पैडल अपने आप चलते रहे. Yes, and the ball keeps moving and the ball keeps moving still unpredictably. ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में पहले यहाँ लग रहा है, फिर वहां लग रहा है, फिर वापस वहां लग रहा है, फिर इधर लग रहा है, फिर वापस इधर आ रहा है. It's not like that. It is still unpredictable. अभी भी आपको पता नहीं है कि कहाँ बॉल जाएगा, मगर ये गारंटी है कि बॉल नीचे नहीं गिरेगा. So इस केस में the lesson plan is how you have put in the pieces. वो जो बाउंस होने वाले पीसेस है वो कहाँ आपने डाले हैं, वो आपका लेसन प्लान है. एंड जो बॉल है, वो बॉल आपका डायनेमिक क्लासरूम है कि पूरा क्लास का फ्लो कैसे चल रहा है. आपकी क्लास हरदम लिफ्टेड है. योर क्लास इज ऑलवेज गोइंग ऑन, इट इज स्पॉन्टेनियस. I'll hunt for one video and I'll share it with you in the group if possible. तो शुरुआत उस वीडियो में कुछ ऐसी होती है कि द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द क्लास, लॉयला के, आई थिंक मॉडर्न हाई स्कूल या लॉयला के शायद स्टूडेंट्स होते हैं. दिस इज इन पुणे. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ फ्यू ऑफ दैट पर्सन्स वर्क. वो जो केपी मोहनन वगैरह है, ही इज टेकिंग अ क्लास एंड उनके क्लास में ही आस्क्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हाउ डू यू डिफाइन अ सॉलिड. सॉलिड हम लोग किसको बोलते हैं? तो ऑटोमेटिकली वो जो बच्चे रहते हैं, 9th-10th के बच्चे रहते हैं, दे कम अप विद द डेफिनेशन कि बाय डेफिनेशन अ सॉलिड इज समथिंग दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बाय
it cannot be compressed, it has a fixed shape, it has a fixed volume, तो उसको हम लोग solid बोलते हैं. तो then he says कि okay, if I take a handful of sand, अगर मैं मुट्ठी भर रेत लेता हूं, तो रेत को then this is liquid, क्योंकि इसको फिक्स्ड शेप नहीं है और फिक्स्ड वॉल्यूम है मगर शेप नहीं है, सो देन दिस शुड बी लिक्विड. एंड उसी हिसाब से इफ आई वाज स्पंज एंड वो स्पंज अगर है तो उसका फिक्स वॉल्यूम नहीं है एंड फिक्स शेप भी नहीं है, तो ये तो गैस रहना चाहिए स्पंज. तो इस तरह से दीज क्वेश्चंस कीप गोइंग. एंड शुरुआत में तो उसने सिर्फ एक ही पूछा था कि सॉलिड क्या होता है, एंड धीरे धीरे व्हेन यू सी द वीडियो कि किस तरह से लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से डिस्कशन आगे बढ़ रहा है, तो केपी मोहनन वेरी क्वाइटली वॉक्स आउट. वो क्लास के बीच से वो सरक जाते हैं एंड क्लास अपने आप चल रही है. लोग अब खुद के आपस में एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि सही डिसीजन, सही डेफिनेशन हम लोग कैसे निकाले इसकी. एंड ही इज जस्ट वेटिंग एंड ही इज वॉचिंग कि क्लास कैसी चल रही है. So these kind of classes are called self-propagating classes, जहाँ पर जो educational discussion है, जो important discussion है, वो अब टीचर सिखा नहीं रहा है, वो अपने आप हो रहा है. ओके, सो इसलिए जब आप क्लासरूम इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, योर इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर. इज योर इंटेंशन के आई वांट टू टीच द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, or is your intention कि the children should learn the definition of solid? आपका क्या इंटेंशन है? The children should learn the definition of solid. है ना? तो वो इंटेंशन अगर आपका क्लियर है तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाती है. सो दैट इज वाई हम लोगों को हरदम जब लेसन प्लान बनाते हैं तो आर इंटेंशन, आर लर्निंग आउटकम शुड बी फर्स्ट. पहले आपको आउटकम डिजाइन करना है, डिसाइड करना है, एंड उसके बाद में देन यू डिसाइड कि वो आउटकम तक पहुंचने के लिए क्या क्या होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, इफ माय आउटकम इज कि माय क्लास चिल्ड्रन शुड लर्न पेशेंस, तो मुझे अगर पेशेंस वहां लाना है तो पेशेंस के लिए पहले क्या क्या जरूरत रहती है चीजें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेशेंस. तो उसमें इज पेशेंस अ स्टेशनरी प्रोसेस के तब कुछ नहीं हो रहा है? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सरसाइज पेशेंस? मतलब आप जब पेशेंट एक्ट कर रहे हैं तो आप में क्या चीजें हो रही है? हम What? जो हाँ, हम जो ऑपोजिट सिचुएशन है, मतलब जो नेगेटिव सिचुएशन है, उसके साथ डीलिंग करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके, तो वो आप प्रैक्टिस कब कर सकते हैं? उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा? सपोज आई गिव अ सिचुएशन कि एक ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारी चर्चा चल रही है कि गवर्नमेंट ऐसे काम कर रहा है, फिर कोविड की सिचुएशन ऐसी है, लोग ऐसे काम कर रहे हैं, डॉक्टर सबको लूट रहे हैं, ये सब चीजें चल रही है, एंड यू डोंट लाइक द डायरेक्शन इन विच दिस डिस्कशन इज गोइंग. मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि ये किस दिशा में ये डिस्कशन जा रहा है, मगर मुझे उसका कुछ करना तो है, मगर आई हैव टू बी पेशेंट. तो इस सिचुएशन में एक तो पहली बात, व्हाई डू आई हैव टू बी पेशेंट?
एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि इफ आई एम बीइंग पेशेंट मतलब क्या, व्हाट एम आई डूइंग इन दैट सिचुएशन? सर ऑब्जर्विंग। वेरी गुड, ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्व करके हमको क्या मिलता है? सर वी एबल टू नो ऑल द सिचुएशन, टर्म्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट डिस्कशन। तो आपको उतना पर्सपेक्टिव मिलता है, आपको उतने यू कैन से कि हमको फ्यूल मिलता है टू फाइट द फायर। हमको अगर इतना सारा फ्यूल मिल गया तो आपको जब अपने हथियार निकालने की बारी आती है तो यू आर रेडी फॉर इट। सो लेट्स गो अहेड, लेट्स मूव अहेड विद दीज टू स्किल्स। तो ऑटोमेटिकली मुझे पेशेंस अगर डेवलप करना है तो ऑब्जर्वेशन एंड okay, I should control my emotions. Swati ma'am is saying think critically. So automatically मुझे patience अगर develop करना है तो मुझे critical thinking भी develop करना पड़ेगा, observation भी develop करना पड़ेगा and discipline भी develop करना पड़ेगा, because controlling your emotions requires discipline. Correct? ये तीनों तो कम से कम develop करने ही पड़ेंगे to develop patience. Right? यस सर। नाउ लोगों को कितना आसान लगता है कि मेरे बच्चे में पेशेंस डेवलप होना चाहिए। इट्स सो इजी टू से दैट, बट व्हेन वी डिसमेंटल इट वी कम टू नो कि पेशेंस इज अ साइड इफेक्ट। पेशेंस लाने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, इमोशनल मैच्योरिटी जरूरी है। सो अगर मेरा इंटेंशन पेशेंस है तो मुझे पेशेंस लाने के लिए आई हैव टू वर्क ऑन समथिंग दैट विल इंड्यूस डिसिप्लिन। I have to work on something that will create emotional maturity. I have to work on something that will develop observation. तो उसके हिसाब से आपको एक्टिविटीज डिजाइन करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको ट्रैक आपका जो है, मेथड जो आपका है, मटेरियल जो आप यूज करेंगे, वो सारी चीजें आपको डिजाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर समझ में आ गया? Now the questions come कि what am I teaching? मैं क्या सिखा रहा हूँ? Who am I teaching? किसको सिखा रहा हूँ? How will I teach? कैसे सिखा रहा हूँ? And how will I know if the students have understood? समझ पहुंची है कि नहीं पहुंची है, या समझ मिली है कि नहीं मिली है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? ये सारी चीजें लेसन प्लान में आती है। तो हम लोगों ने अगर इंटेंशन डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे कौन हैं। आपके बच्चे कौन हैं ये अगर हमें समझ में आता है तो हम लोग को ये समझ में आएगा कि इन बच्चों को कैसे सिखाना। वंस यू नो कि these are my children and I have to teach them this concept, then I know how to teach them this concept. And how अगर मुझे समझ में आ गया तो then I also know कि ये जो अलग अलग एक्टिविटीज वगैरह डिजाइन कर रहा हूं तो उस एक्टिविटी में मुझे क्या रिस्पांस मिलेगा, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि उन्हें ये एक्टिविटी सक्सेसफुली करते आई है। तो ये आउटकम भी आपको डिजाइन करना है। सो देयर आर two outcomes that are happening. One is your intentional outcome. The other is your जो एक्टिविटी का आउटकम है कि ये रिजल्ट रहा तो देन यू नो दिस दिस एक्टिविटी हैज वर्कड, एंड ये रिजल्ट नहीं मिला तो देन more work is needed in that area. Now in this situation, just because you get additional outcomes, अब वो रोक देंगे क्या? No. So the additional outcomes No, are sir. like, हाँ, they are your bonus points कि इसके साथ में भी if the child has done this and if the child has realized this or understood this, तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट है। मगर वो बोनस पॉइंट आपने अगर कहीं नहीं लिखे
तो isn't that a loss for you? Yes. So that is why our lesson plans should always be two-step processes. कि एक बार आपने lesson plan बना लिया, क्लास ले ली, उसके बाद में you have to revisit that lesson plan and again put something in it. So we'll discuss how to do that. Now we'll discuss the range of lesson plans कि किस तरह से चीजें फॉर्म होती है, किस तरह से चीजें चेंज होती है. So शुरुआत में जब बच्चे छोटे रहते हैं around the age of 4 and above, तब लैंग्वेज डेवलपमेंट इज यूजुअली द सेंट्रल पार्ट कि हम लोग पहले लैंग्वेज डेवलप करते हैं, बाकी सब चीजें डेवलप बाद में होगी. सो यूजिंग अ थीम मेथड, ये एक तरीका है. आप थीम बेस्ड चीजें कर सकते हैं कि रेड के समय सब कुछ रेड हो जाएगा, रेड बॉल, रेड एंट्रेंस, रेड कर्टन्स, एवरीथिंग इज रेड. या फिर समर रहा तो समर के थीम के हिसाब से सब कुछ वैसे रहेगा, कॉटन की चीजें, स्ट्रॉ हैट्स एंड सनग्लासेस, सब एवरीथिंग विल बी समर रिलेटेड. तो इस तरह से हम लोग थीम बेस्ड लर्निंग ले सकते हैं. The other thing is with appropriate classroom stimulation, the vocabulary will grow and so will the child's confidence. अगर बच्चों को शब्द ज्यादा पता रहे तो ऑटोमेटिकली उनको कन्वे करना आसान होता है कि मुझे अगर कुछ ये बोलना है मेरे टीचर को या पेरेंट्स को या किसी को भी, दोस्तों को, तो उसके शब्द अगर मेरे पास में है तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ. नहीं है तो मैं बहुत सोचता हूँ एंड आई ट्राई टू एक्सप्रेस बट इट्स डिफिकल्ट. सो दैट इज द पर्पस कि उनके शब्द बढ़े, वोकैबुलरी बढ़े. नाउ लर्निंग एड्स क्या क्या पॉसिबल है, तो कन्वर्सेशन के थ्रू किया जा सकता है, स्टोरीज के थ्रू किया जा सकता है, ड्रामा, वॉल स्टोरी, डेली डायरी, वेदर रिकॉर्ड्स, स्क्रैप बुक्स, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं. इस समय क्लासरूम कैसे दिखना चाहिए, हाउ शुड द क्लासरूम बी ऑर्गेनाइज्ड. सो language experience approach gives scope for personal experiences that will provide material for speech. जैसे डिस्कशंस वगैरह होते हैं तो उसके लिए आपको चीजें उस हिसाब से रेडी रखनी चाहिए. vocabulary will be necessary to share the experience with others. So this is the हाँ, तो उसके लिए क्या ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, किस तरह से ऑर्गेनाइज रहना चाहिए. द क्लासरूम विल बी ऑर्गेनाइज टू फैसिलिटेट ग्रुप वर्क. ग्रुप वर्क के लिए अगर हम लोग को चीजें चाहिए तो सारी चेयर्स हम लोग एक दिशा में रख सकते हैं क्या? नो. कैसी रहनी चाहिए चेयर्स? सर्कल. कितने सर्कल, एक सिंगल या मल्टीपल? ग्रुप डिस्कशन है ना, तो इट डिपेंड्स ना कि हमें ग्रुप्स में डिस्कशन कराना है, एक ही ग्रुप में कराना है. यस. तो आप अगर ग्रुप वर्क करवाने वाले हैं तो इट कैन बी ऑफ टू काइंड्स. यू कैन हैव ग्रुप्स वेयर यू हैव ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग एंड यू आर जस्ट सुपरवाइजिंग, या फिर इट इज अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स यू, तो एक सर्कल में होगा काम होगा. तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके नंबर ऑफ सर्कल्स डिजाइन होंगे, मगर पॉइंट वही है कि सर्कल या सर्क्यूलर फैशन में चेयर्स या बैठक या जो भी है वो होनी चाहिए. with special areas for class activity when children may be together. So conversation, story time वगैरह के लिए भी कुछ एरिया रहना चाहिए जहाँ पर बच्चे जा सकते हैं, where the children can perform. मुझे अगर कुछ ड्रामा करना है या मुझे अगर कोई स्टोरी बोलनी है तो मेरे लिए स्टेज जैसा सेट रहना चाहिए. Special areas for indoor and outdoor activity will include sand play with scope for dramatic play. अगर सैंड इज वेरी गुड फॉर स्टिम्युलेशन, उससे ब्रेन डेवलपमेंट बहुत स्पीड अप होता है. तो सैंड प्ले के साथ साथ में मुझे अगर लैंग्वेज डेवलप करना है तो उस हिसाब से वहां पे मटेरियल रहना चाहिए.
टॉय स्वर्ड्स रख सकते हैं, सैंड कासल के लिए जगह रख सकते हैं, और दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो जो जिन चीजों के साथ में आप ड्रामा जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं वो चीजें वहां रेडी रहनी चाहिए। एक आधा टॉय ड्रैगन रख दिया या फिर टॉय आई डोंट नो राक्षस रख दिया, तो ये सब चीजों से हम लोग ड्रामेटिक प्ले रख सकते हैं, मास्क रख सकते हैं। देन हाउ डज दैट चेंज व्हेन वी गो इन 10th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड 10 years एंड अबव? तो पहली बात तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम लोगों ने डाल दिया पर्पस एक्टिविटियां। पर्पस और एक्टिविटी आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हो गई। लिटरेचर, क्रिएटिव राइटिंग आना चाहिए, ग्रामर आना चाहिए, राइटिंग टेक्निक्स पता रहनी चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। एंड लर्निंग एड्स में हम लोगों ने डाल दिया रीडिंग स्कीम। द क्लास शुड बी लेड टू एन अप्रिसिएशन ऑफ द रिटन वर्ड। कि लर्निंग एड्स आपने ऐसे यूज करने चाहिए कि शब्द का अप्रिसिएशन बढ़े। तो जैसे कि क्लासिक्स की रीडिंग रहनी चाहिए, फिर बाकी भी कंटेम्प्ररी लिटरेचर रहना चाहिए, रीडिंग के तरफ एनकरेजिंग चीजें होनी चाहिए, फिर वाइड सिलेक्शन ऑफ रीडिंग स्कीम्स अवेलेबल, जैसे एंथोलॉजीज मतलब कलेक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर स्टोरीज, या फिर अलग टाइप की राइटिंग मतलब अलग अलग राइटर्स रहने चाहिए, अलग अलग टाइप्स की राइटिंग रहनी चाहिए। कभी कोई फिक्शनल बुक है तो कभी कोई बायोग्राफी है, कभी कोई साइंस फिक्शन है तो कभी कोई फैंटेसी है, रोमांटिक है, उसी के साथ साथ में डॉक्यूमेंट्री जैसा भी है। सो इतनी वैरायटी रहनी चाहिए। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहना चाहिए? तो चिल्ड्रन विल बेनिफिट फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज देन देयर विल बी अ चांस ऑफ सर्क्यूलेटिंग बुक्स, मतलब एक दूसरे के साथ में वो बुक्स एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड आर्टिकल्स प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड एबिलिटी इफ ग्रुप वर्क इज डन। तो एक चीज जो इमीडिएटली सामने आती है इज यहाँ की जो सारी चीजें हैं, लिटरेचर हो गया, क्रिएटिव राइटिंग हो गया, ग्रामर हो गया, राइटिंग टेक्निक्स हो गया, विच इज द पर्पस हियर यूज्ड टू बी द लर्निंग एड्स हियर। ये नोटिस हो रहा है आपको? मतलब इज दिस कमिंग जंपिंग आउट टू यू? ओके, लिटरेचर हम लोग जब स्टडी करते हैं या क्रिएटिव राइटिंग हम लोग करते हैं या ग्रामर एक्टिविटीज करते हैं या राइटिंग टेक्निक्स स्टडी करते हैं तो देन लैंग्वेज बढ़ता है आपका। ओके, बट लैंग्वेज बढ़ाने के सिर्फ वही तरीके हैं क्या? देयर आर No, sir. No. countless others way to increase language. So why are we keeping such a limited range of activities as my aim कि मेरे बच्चे को ये एक्टिविटीज करते आनी चाहिए, एंड मेरा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का पर्पस था वो पर्पस कहाँ चले गया? वो इस तरफ आ गया। इट हैज कम ऑन द लर्निंग एड साइड विच इज वेरी फनी। यहाँ पर क्लियर कट था कि मुझे लैंग्वेज डेवलप करवानी है बच्चों में, एंड वो कैसे कर सकते हैं? तो इतनी सारी चीजें, ड्रामा के थ्रू, माइम्स के थ्रू, जिंगल्स के थ्रू, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, वेराइटी है, बिकॉज द सेंट्रल पर्पस वाज टू डेवलप अ गुड लैंग्वेज। क्योंकि अगर लैंग्वेज अच्छी रहे तो बच्चे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एक दूसरे के साथ में बात कर सकते हैं। बट अगेन इफ यू कम टू दिस साइड, वेयर इज द आउटकम? अगर मेरा आउटकम यही है कि मेरे बच्चे को लिटरेचर आना चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग आना चाहिए,
ग्रामर आना चाहिए, राइटिंग टेक्निक्स आना चाहिए। तो ये सब करने के लिए मैं रीडिंग करूंगा, या रीडिंग करके मेरी लैंग्वेज डेवलप होगी, एंड ये सब करके भी मेरी लैंग्वेज डेवलप होगी, एंड द आउटकम इज गोइंग टू बी लैंग्वेज, एंड वही लैंग्वेज डेवलप होके फिर बाद में मेरी रीडिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी। आई विल बी एबल टू टेक द वैल्यू फ्रॉम दैट बुक। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि बुक आपके लिए उतनी ही इंटरेस्टिंग रहेगी जितना रिच आपका कॉन्टेक्स्ट है, आपका ग्राउंड, आपका अगर रेफरेंस, कल्चर, हेरिटेज, ये अगर ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आपको वो कल्चर के बारे में, वो एरिया के बारे में वो बुक ज्यादा enjoyable लगेगी, because then it becomes relatable. We had discussed this. So now in this situation, can you see why can you see that this is backwards? वो सब ध्यान में रखते हुए कि आप लिटरेचर को, रीडिंग को, एंड द वेराइटी इन रीडिंग, डाइवर्सिटी इन रीडिंग को आप लर्निंग एड मान रहे हैं, और जो पर्पस है, पर्पस को आपने टूल्स बना दिया है। Shouldn't it be the other way around कि लर्निंग एड्स के लिए मैं क्रिएटिव राइटिंग करूँ, मैं ग्रामर की प्रैक्टिसेस करूँ, राइटिंग टेक्निक्स डेवलप करूँ, एंड थोड़ा बहुत लिटरेचर के लिए रेफरेंस करूँ, तब जाके मेरा जो एक्चुअल पर्पस है, being able to savor literature, being able to enjoy literature, that is possible. Now, is it possible to make that connection? कि अभी भी कंफ्यूजन है? इफ देयर इज अ कंफ्यूजन, डू लेट मी नो, तो हम लोग उसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। I'll put this in even more simple terms. आपके जो लर्निंग एड्स है एंड जो पर्पस है, उसमें से एक्शनेबल क्या रहता है कि आपको अगर पर्पस या लर्निंग एड्स में से कोई एक चीज पता रही, तो आप इमीडिएटली उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो वो वाली चीज कौन सी है? वो पर्पस है या लर्निंग एड है? पर्पस। आप पर्पस पे एक्शन ले सकते हैं या लर्निंग एड पे एक्शन ले सकते हैं? लर्निंग एड। Because Learning aid. हाँ, because learning aid would include things like activity, would include things like doing things. मतलब आपके पास में मेथड क्लियर रहती है उसकी कि ये झाड़ू है, इससे झाड़ते हैं, ये वाटर बॉटल है, इससे पानी पीते हैं। इट इज दैट सिंपल। दैट इज हाउ। बट पर्पसली उस चीज को अलग तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, ये पर्पस सिखाता है सर। तो पर्पस में आपको सोचना पड़ता है ना। यस। सो दैट्स द डिफरेंस। लर्निंग एड्स में आपको सोचना नहीं पड़ता है, पर्पस में आपको सोचना पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आपको कोई राइम दी गई है, या फिर वेंडी हाउस है, मतलब जो बच्चों का जो हाउस रहता है जहाँ पर कैरेक्टर्स, किचन वगैरह वो सब अरेंज करना पड़ता है उनको, या फिर वॉल स्टोरी है, तो दीज आर फिक्स्ड थिंग्स। के वॉल स्टोरी पे आप दीवार के सामने खड़े होकर ड्रामा कर सकते हैं क्या? यू कैन एक्सप्रेस सर्टेन थिंग्स, बट देन वॉल स्टोरी, अगर आपके पीछे वॉल है एंड जिसपे आप स्टोरी अरेंज कर सकते हैं कैरेक्टर्स वगैरह के थ्रू, तो if you are using it, it is called a wall story. If you are not using it, it is not called a wall story. नाम से ही उसका मेथड, उसकी एक्टिविटी
फिक्स हो जाती है। द सेम थिंग हैपेंस हियर विथ क्रिएटिव राइटिंग। आपको अगर क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए बोला तो इट इज अ वेरी स्पेसिफिक एक्टिविटी। अगेन द सेम थिंग इफ वी ट्राई टू डू दैट विद द पर्पस पार्ट हियर के थीम बेस्ड मेथड यूज करना, तो अगेन आपको सोचना पड़ता है कि अभी सीजन कौन सा चल रहा है, बच्चों को क्या पता है जिसके बेसिस पे मैं नई थीम डिजाइन कर सकता हूँ, अप्रोप्रिएट क्लासरूम स्टिमुलेशन कैसे लाया जाए। दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। यहाँ पर व्हाट विच इज द पार्ट वेयर वी हैव टू थिंक अबाउट, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंडर जो चीजें लिखी गई है वो उसके बारे में सोचना पड़ता है, या रीडिंग स्कीम के नीचे जो लिखी गई है उसके बारे में सोचना पड़ेगा? नीचे दी गई जो जानकारी होती है, तो एक्टिविटीज, तो रीडिंग स्कीम के नीचे जो लिखी है कि क्लासिक्स को इंट्रोड्यूस करना कि नहीं करना, कैसे करना, शुड माय रीडिंग पार्ट बी लिमिटेड ओनली टू क्लासिक्स, रीडिंग में इंटरेस्ट कैसे जागरूक करना, ये सब सवाल है। दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू थिंक अबाउट, एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि मुझे लिटरेचर की स्टडीज कितनी रखनी चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग कितना रखना चाहिए, ग्रामर के ऊपर कितना जोर देना चाहिए, राइटिंग टेक्निक्स के ऊपर कितना जोर देना चाहिए। तो जहां पर हम लोग नर्सरी तक ये डिसाइड करते थे कि पर्पस में हम लोगों ने ऐसे चीजें डालने चाहिए जहां पर सोच की जरूरत है, और लर्निंग एड्स में ऐसी चीजें डालनी चाहिए जो टेक्निक्स है, वहां पर हम लोगों ने चीजें उल्टी कर दी है। पर्पस में ही हम लोगों ने टेक्निक डाल दी कि मेरा पर्पस ही है कि इसको ये एक्टिविटी करना है, एंड फिर लर्निंग एड्स में हम लोगों ने वो डाल दिया जहां पे सवाल है। कितनी उल्टी बात है। एंड आई एम गिविंग एन एग्जांपल, आई एम गिविंग दिस एग्जांपल फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड स्कूल। मतलब ज्यादातर स्कूल्स में इसी तरह का लेसन प्लान बनता है जहां पर आपका लर्निंग एड ऐसा होता है, एंड पर्पस में ये सब चीजें आती है कि बच्चे को लिखते आना चाहिए, बच्चे को पढ़ते आना चाहिए, ये हम लोग को पर्पस है। Our purpose is supposed to be communication. Our purpose is supposed to be language development, language as an art. But हम लोग इस पे फोकस करना शुरू कर देते हैं कि इस उम्र तक के बच्चे को लिखते आना चाहिए, बच्चे को पढ़ते आना चाहिए। लैंग्वेज सीखने के तो और भी तरीके हैं ना। तो another example from mathematics, जो मैंने पहले भी थोड़ा सा लिया था, मल्टीप्लिकेशन का। If your purpose is that the child should be able to do multiplication calculations, complicated, simple, decimal, whatever, if that is your purpose, and आपके चैप्टर में ये लिखा है कि the child should be able to perform skipping number sums, skipping number activities, मेरे बच्चे को नहीं आता है, skipping number नहीं आता है, मगर उसको मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम्स तो वो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेगा उसको, तो मुझे उसके पीछे 10 घंटे बिगाड़ के उसको स्किपिंग नंबर सिखाने की जरूरत है क्या? दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, रिसोर्सेज एंड पेशेंस। वो बेचारे को ऑलरेडी आगे का स्टेप आता है, मैं उसको जबरदस्ती पीछे खींच के कुछ ऐसा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो विच इज अ स्टेप। स्किपिंग नंबर्स आज कोई बच्चा सीख लेगा, कल जाके बाय द टाइम द चाइल्ड इज इन 10th स्टैंडर्ड, डू यू थिंक दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर स्टेप्स विद स्किपिंग नंबर्स? 10वीं में वो स्किपिंग नंबर्स से वो मल्टीप्लाई करने वाला है कि चीजों को। So that is the problem, and that is what we need to address. So यहाँ पर this is a clear cut example of why these lesson plans go wrong. क्योंकि
जो एक्टिविटीज है जिससे लैंग्वेज डेवलप हो सकती है, जिससे आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपका कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है, वो एक्टिविटीज को आपने पर्पस में डाल दिया है कि मेरा पर्पस ये है कि उस बच्चे को नाउन्स आने चाहिए। अरे नाउन्स तो उस बच्चे को आ ही जाएंगे। योर पर्पस इज सपोज टू बी that the child should be able to articulate in a way that moves, कि उसकी लैंग्वेज ऐसी रहनी चाहिए कि सामने वाले का के ऊपर उसका कुछ प्रभाव पड़े, कुछ इफेक्ट हो। दैट शुड बी योर पर्पस, दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव। फिर आप किस तरह से क्रिएटिव राइटिंग लेंगे, किस तरह से आप ग्रामर की टेक्निक्स, ग्रामर के कंसेप्ट्स लेंगे, राइटिंग टेक्निक्स लेंगे, दीज बिकम योर लर्निंग एड्स, कि भाई ये सब करके उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि व्हेन दैट पर्सन स्पीक्स, व्हेन दैट चाइल्ड स्पीक्स, तो सामने वाले को कम से कम ग्रामेटिकली उसका सेंस समझ में आए। एंड उसी के साथ साथ में उसे क्रिएटिव राइटिंग करने की जरूरत है ताकि उसका इमेजिनेशन उतना डेवलप हो। उसी के साथ साथ में उसको डिबेट करने की जरूरत है ताकि उसके सब्जेक्ट्स को उतनी क्लैरिटी मिले, आर्ग्यूमेंट उतना क्लियर हो। एंड व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर रैप्ड अप टुगेदर अलोंग विद द ह्यूमन फैक्टर, कि उसे ये समझ में आए कि लोगों को एंड मुझे भी खुद को इमोशंस कैसे आते हैं, और what are the things that I feel for, what are the things that you feel for, what are the things that she feels for। अलग अलग लोग किस चीज के ऊपर इमोशनली रिएक्ट करते हैं, वो मुझे समझ में आना चाहिए। आई शुड हैव एम्पैथी। जब ये सारी चीजें साथ में आती है, तब जाके वो एक ऐसा व्यक्ति बनेगा कि वो जो भी बोलेगा उसके वजह से लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। It has an effect on people, it moves people inspirationally, anger से या sadness से, वो सब बात की बात है, मगर उसके बोल ऐसे रहेंगे और विचार इतने स्पष्ट रहेंगे कि सामने वाला उसके वजह से हिल जाएगा। That will be the purpose। So वो पार्ट हम लोग यहाँ पर भूल गए। And if we go take a step back to try to read this, with appropriate classroom stimulation, the vocabulary will grow and so will the child's confidence। अपने आप उसका confidence बढ़ेगा। And using a theme method of learning will focus attention on a particular center of interest, मतलब एक टॉपिक को एक्सप्लोर करने की क्षमता, ये पर्पस है। हम लोग अगर ये डिसाइड करें कि हम लोग ऐसी चीजें क्लास में लेंगे ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि उसका आर्टिकुलेशन बढ़े एंड एक्सप्रेशन बढ़े, दिस इज अ पर्पस, दिस इज नॉट। ये समझ में आया? नाउ इज द डिफरेंस क्लियर? Any questions so far? Yes, no, agreement, disagreement, थोड़ा समय चाहिए। No, sir. Okay. So automatically we have to bring into importance what are learning outcomes। तो लर्निंग आउटकम्स कैसे डिसाइड करना, इसके ऊपर बहुत लोगों ने काफी रिसर्च किया है। यू ऑलरेडी नो वन ऑफ द पीपल, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो हम लोग बोलते हैं, तो ब्लूम की जो ब्लूम ने भी उस पर रिसर्च किया था कि टैक्सोनॉमी मतलब नेमिंग ऑफ दीज थिंग्स, किस जो लर्निंग आउटकम्स है इसको हम लोग किस तरह से नॉमेनक्लेचर, किस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमी। So skills, knowledge, attitude,
ये एक तरीका है. दिस इज नॉट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, दिस इज जस्ट वन वे कि अगर हम लोग नॉलेज, अगर हम लोग लर्निंग का, अगर स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड के बीच में अगर ये करते हैं, डिवीजन करते हैं, so automatically this becomes the hand, heart, head. The only difference is skills means hand, knowledge means head, and attitude means heart. So what happens in these three? Skills means what students should be able to do by the time the course is completed. क्या करते आना चाहिए. Knowledge मतलब what students should know and understand by the time the course is completed. क्या समझते आना चाहिए and क्या पता रहना चाहिए. What the students' opinions will be about the subject matter of the course by the time it is completed. Course complete होते से जो जिन चीजों के बारे में चर्चा हुई है उस कोर्स में, उसके बारे में बच्चे या स्टूडेंट्स किस तरह से भावी मतलब उसके तरफ क्या रिस्पॉन्स रहता है उनका. हाउ डू दे थिंक अबाउट इट, हाउ डू दे फील अबाउट दैट थिंग. तो यहाँ कुछ चीजें लेफ्ट साइड में लिखी है. एक्सप्लेन, लिस्ट, डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेट, कैलकुलेट, रिपोर्ट, कंपेयर, एनालाइज. तो ये सब जो एक्टिविटीज है, अगेन जैसे हम लोग लर्निंग एड्स और ये कर रहे थे, तो उसी तरह से दीज आर द लर्निंग एड्स के आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आप एक्सप्लेन कीजिए आपको क्या समझ में आया. आप लिस्ट कीजिए कि क्या चीजें इसको सपोर्ट करती है, क्या चीजें इसको सपोर्ट नहीं करती है. डिस्क्राइब कीजिए कोई सिचुएशन को जहां पर ये अप्लाई होता है. डेमोन्स्ट्रेट कीजिए वेदर दिस इज एक्चुअली ट्रू और नॉट. कैलकुलेट कि ये किसके साथ कितनी बार होता है, क्या फ्रीक्वेंसी से होता है. रिपोर्ट, फॉर्म अ रिपोर्ट ऑन दिस कि ये होने के वजह से क्या क्या होता है, थिंग्स लाइक दैट. कंपेयर करो कि how does this compare to the other events, like for suppose for example if you are talking about earthquakes, so then earthquake का डेटा कंपेयर करो. उसी के साथ साथ में you compare it with kindness कि NGOs के वजह से कितने लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है या कोई एक पर्टिकुलर NGO की वजह से. तो earthquake में कितने लोगों का कितना डिस्ट्रक्शन हुआ compared to how much good an NGO did for a particular population. फिर एनालाइज कि इस चीज को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है. what understanding, what trends, patterns we come to know out of it. So एक ये तरीका हो गया. Now one is Bloom's taxonomy. How many of you have heard of Bloom's taxonomy? Read. Okay. Would you like to share what you already know? यही सर, जैसे हम बोलते हैं कि ज्ञान, उपयोजन, आकलन, है ना, संप्रेषण, विश्लेषण, ये सब जो क्रियाएं हैं ये बच्चों में किस प्रकार से हमें इंकलकेट करनी है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. तो ये सब जो अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से हो या फिर बच्चों को अलग अलग जानकारी देकर हो या फिर अलग अलग प्रकार के जैसे हम आह्वान बोलते हैं वो देकर हो, ये बच्चों में कैसे इंकलकेट हो, ये इसके बारे में सोचती है Bloom taxonomy. Okay, thank you. So if we compare it with this skills, knowledge, attitudes वाले के साथ में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो आपको हर जगह पर यू कैन डिसाइड कि मेरा जो लेसन प्लान मैंने बनाया है उसमें मैंने कुछ ऐसा डाला है क्या जिससे कोई स्किल डेवलप हो रही है, मैंने कुछ ऐसा डाला है क्या जिसकी वजह से कोई नॉलेज डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से कोई एटीट्यूड चेंज हो रहा है. तो आप हर बार उसे सेग्रीगेट कर सकते हैं कि every lesson plan should have something related to skills, should have something related to knowledge, should have something related to attitudes. ये एक तरीका हो गया. The other is Bloom's taxonomy, जहाँ पर again as ma'am explained कि
there are yes Deepali ma'am. मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है सर कि हमारे जो टीचर्स होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन जो बच्चों को पूछते हैं वो ज्ञान पे ही होते हैं, यानी बाकी जो इसकी स्टेप्स है वो उसमें कवर ही नहीं हो पाती, तो वो बस वो जानकारी रहकर रह जाता है, यानी उससे कुछ हमें जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। जैसे कि एक पैरा दिया और उसमें पूछ लिया कि हे काय आहे, कोणता है, कौन आहे, कुठे आहे, बस ये ऊपरी जो इंफॉर्मेशन है उसी पे सब चला जाता है। यस, तो दैट्स द थिंग कि उसी तरह से मतलब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो जो भी हम लोग कर रहे हैं, पहले वाले में हम लोगों ने ऐसा देखा कि हम लोग SKA ये ध्यान में रखते हुए कुछ एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये रीडिंग वाला पार्ट है कि जो आपने डिसाइड किया है उसके वजह से किस हद तक आप डिस्कशन लेके जा सकते हैं। कैन यू टेक द डिस्कशन ओनली अप टू नॉलेज? कैन यू टेक द डिस्कशन अप टू कॉम्प्रिहेंशन विच इज अंडरस्टैंडिंग? कैन यू टेक द डिस्कशन अप टू एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस? तो इस तरह से आप एक ही चीज को इतने डेप्थ तक लेके जा सकते हैं क्या? सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो पहले वाला जो स्टेप है उसी को एक स्पेक्ट्रम में डाला है, एक डेप्थ के स्पेक्ट्रम में डाला है कि आप जितना नीचे जाते जाएंगे उतना वो डीप होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन आस्क थिंग्स बेस्ड ऑन ओनली नॉलेज, दैट इज मतलब व्हाट इज नॉलेज? तो नॉलेज इज डिफाइंड एज द रिमेम्बरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल। जो पहले पढ़ा है उसको मुझे रिकॉल करते आता है क्या? इट रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। तो दिस इज द बेसिक, मतलब यहाँ से शुरुआत होती है सिर्फ। इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग और रिसाइटिंग, जो जैसा है एग्जैक्टली वैसा के वैसा मुझे रिकॉल करते आता है। एंड इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है उसका मुझे मतलब समझ में आया है क्या, सिर्फ उतना समझ में आता है। नाउ कॉम्प्रिहेंशन इज बिगिंस फ्रॉम हियर, कि मुझे उसका मतलब शुरुआत में कम से कम उसका मतलब समझ में आ रहा है क्या। फिर नेक्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहला वाला जो था रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, अभी जो है दिस इज लोएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग और ट्रांसलेटिंग, कि मुझे कोई चीज समझाते आ रही है क्या, समझते आ रही है क्या, और उसको ट्रांसलेट करना दूसरे भाषा में या दूसरे तरीके से सेम चीज को बोलना दूसरे शब्दों में। refers to the ability, now this is application, refers to the ability to use learned material in new and concrete situations. नए concrete situations में मुझे इस मटेरियल को यूज करते आ रहा है क्या, अप्लाई करते आ रहा है क्या। एंड ऑब्वियसली अप्लाई करने के लिए मुझे उस मटेरियल और उस सिचुएशन के बारे में समझ और डेप्थ दोनों भी ज्यादा पता रहने चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द नॉलेज, वापस हथौड़े वाला अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो आई हैव द नॉलेज के द हैमर इज हैज अ लॉन्ग हैंडल एंड इट हैज अ वेटेड एंड, उसके आखिरी में कुछ हेवी रहता है। तो मुझे ये समझ में आता है कॉम्प्रिहेंशन कि वो इम्बैलेंस्ड है। इम्बैलेंस मतलब अगर मैं एक तरफ से पकड़ू तो आई कैन यूज दैट टू इंक्रीज द फोर्स। अगर मैं उसको मारने की कोशिश करूं तो बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस एंड बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ मैं उसको और जोर से फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, जिसमें मैं कॉम्प्रिहेंशन। एप्लीकेशन, समझ में आना कि मैं ये हथौड़ा कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ, दैट इज एप्लीकेशन। इन्वॉल्व्स अप्लाइंग रूल्स, मेथड्स, लॉज, प्रिंसिपल्स। अगर मैं उसको अंडे को अगर मैं हथौड़े से मारता हूँ तो क्या होता है,
तो उसके रूल्स क्या है। अगर मैं सेम चीज अगर कांच के साथ में करूँ तो क्या होता है, अगर सेम चीज मैं मेटल के साथ में करूँ तो क्या होता है। सो दीज आर थिंग्स दैट आई अंडरस्टैंड, एंड अंडरस्टैंडिंग आने के बाद में आई apply I put forward rules like if a hammer hits an egg, then the egg breaks because the hammer is stronger and the egg is weaker or thinner. तो इस तरह से हम लोग रूल्स, मेथड्स, लॉज, प्रिंसिपल्स ये सब फॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज. Analysis refers to the ability to break down material into its component parts so that its organizational structure may be understood. अंडा ऐसा क्यों है, हथौड़े से क्यों टूटता है, हथौड़ा ऐसा क्यों है, हथौड़ा क्यों नहीं टूटता है, ये समझ में आना. This is analysis. Represents a higher level than previous categories because of requirement of understanding of both the content and the structural form of the material. जो उसमें है एंड उसका फॉर्म क्या है, ये दोनों भी समझ में आना बहुत जरूरी है एनालिसिस के लिए. Evaluation is concerned with the ability to judge the value of material for a given purpose. अब मुझे ये समझ में आ गया कि 10 अलग अलग तरीके के मटेरियल्स है जिसमें से हथौड़ा 8 के काम आता है, 2 के काम नहीं आता है. अगर डायमंड को अगर मैंने हथौड़े से मारा तो कुछ फायदा नहीं है. तो इस तरह के 2 ऐसी चीजें हैं जिसको हथौड़ा कोई काम का नहीं है. बाकी जो 8 है उसमें से कुछ हद तक के किसी में काम का है, किसी में बिल्कुल ओवर पावरिंग है. तो इस तरह से दिस इज इवैल्यूएशन. उसी के साथ साथ ये अगर मैं इसको ग्रेड में अरेंज कर सकूं, हार्डनेस के ग्रेड में या जो भी, तो देन द अदर पर्सन जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है उसे समझ में आता है कि इसको इंटेलिजेंस है, इसने अप्लाई किया, इसने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है. एंड अगर वो चाहे तो अब ये स्केल के साथ में कंपेयर करके वो दूसरे किसी मटेरियल के साथ भी ट्राई कर सकता है. So if I want, I can take the hammer and I can use it against paper and see what happens. I can use it against plastic and see what happens. तो वो स्केल के साथ में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. तो दिस इज द इवैल्यूएशन कि इतना सब समझने के बाद में ऐसे क्या पॉइंट्स है, क्या हिंट्स है जिसके वजह से समझ में आता है कि मेरी समझ कितनी इंक्रीज हुई है. So is concerned with the ability to judge the value of material for a given purpose, represents highest level because of inclusion of elements of all other categories plus conscious value judgments based on criteria. तो ऊपर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉलेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, ये सब तो इसमें है ही, इवैल्यूएशन में ये सब इंक्लूडेड है ही. उसी के साथ साथ में खुद का दिमाग यूज करके, खुद का एक्सपीरियंस, अनुभव यूज करके समझ में आना कि ये हथौड़ा और कहाँ यूज कर सकता हूँ मैं और किस तरह से यूज कर सकता हूँ. दैट इज कॉन्शियस वैल्यू जजमेंट्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया. कि मुझे पता है कि इसका वजन इतना है, मुझे पता है कि ये इन सब चीजों के को तोड़ सकता है, मोड़ सकता है, प्रेस कर सकता है. तो then based on that, where can I use it, where can I not. It also involves judging logical consistency, adequacy of data support for conclusions. क्योंकि why is this so intellectual, क्यों ये इतना इंटेलिजेंस ड्रिवन है, मतलब ये हुआ, इवैल्यूएशन हुआ, तो then you know के इतनी सारी चीजें यूटिलाइज हो रही है. why? क्योंकि उसमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी की जरूरत है. पहली बात तो आई हैव टू मैच द डेटा एंड एक्सपीरियंस ऑफ दैट हैमर, एंड आई हैव टू मैच दैट विथ माय एक्सपीरियंस इन माय लाइफ विथ वेरियस थिंग्स. तो देयर इज अ लॉजिकल कंसिस्टेंसी, एक कंटिन्यूटी है लॉजिक में.
एडिक्वेसी ऑफ डेटा सपोर्ट फॉर कंक्लूजन्स। मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, जो भी ट्राई कर रहा हूँ, उसका ये है क्या बोलते हैं, लॉजिक, सॉरी, डेटा है। मतलब मैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकता हूँ जिससे मुझे कुछ वैल्यूज मिले, कुछ ऐसे आंकड़े मिले जो सपोर्ट करता है जो मैं क्लेम कर रहा हूँ उसको। नाउ ये सब होने के बाद में there is synthesis, there is creativity, there is it is the ability to put parts together to form a new whole. अगर मैं चाहूँ तो आज जो मैंने हथौड़ा देखा है, मैं उसी तरह का हथौड़ा किसी और चीज के साथ में बना सकता हूँ। What do I need? I need weight at one end which is fixed. फिक्स करने का तरीका, मैं उसको बांध के भी फिक्स कर सकता हूँ, मैं उसको ग्लू से भी फिक्स कर सकता हूँ, मगर माय एक्सपीरियंस टेल्स मी कि ग्लू से अगर मैं फिक्स करूंगा तो अगर मैं उसको मारूंगा तो देयर इज अ चांस कि वो भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, एनीथिंग कैन ब्रेक। सो मैं बांध के तो कर सकता हूँ, दैट इज वन वे। उसमें मैं स्लॉट गिरा के उसमें मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो वन वे। तो फिगरिंग आउट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस how to make the same thing maybe in a different way with different resources. क्या मैं लकड़ी और पत्थर से हथौड़ा बना सकता हूँ? क्या मैं पेंसिल और रबर से हथौड़ा बना सकता हूँ? Being able to use that knowledge to make something completely different refers to the ability to put parts together to form a new whole. चीजें इकट्ठा करके, चीजें जोड़ के, चीजें मिला के मैं एक नई चीज कैसे बना सकता हूँ? हो सकता है आई कैन यूज दैट हैमर टू डेवलप सम काइंड ऑफ मेरी गो राउंड। सर्कस में मेरी गो राउंड रहता है, सॉरी सर्कस नहीं, गार्डन्स में मेरी गो राउंड रहता है। हो सकता है मैं वो हथौड़ा वो बनाने के लिए कैसे तो भी यूज करूँ कि वो वेट के वजह से वो दौड़ता रहे, वो घूमता रहे। represents creative behaviors, creativity समझ में आती है इससे, with emphasis on the formulation of new patterns or structures. जो नॉन नॉलेज है उसको मैं बहुत अलग अलग तरीके से बेंड करके, मैनिपुलेट करके मैं कुछ अनोखा तैयार कर सकता हूँ। Involves proposing plans, writing speeches, creating classification schema. अगर मुझे उसके ऊपर किसी को प्रेजेंट करना है कि एवरीवन शुड बी इम्प्रेस्ड विद हथौड़ास, एवरीवन शुड बी इम्प्रेस्ड विद हैमर्स, तो मैं अपने लैंग्वेज को उस तरह से यूज कर सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को उस तरह से यूज कर सकता हूँ कि मैं एक प्रेजेंटेशन डेवलप करूँ। वो प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद में हर कोई एक हथौड़ा घर पे खरीदेगा। सो दैट इज द होल जर्नी इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो मेरा जो लेसन प्लान है वो कितने डेप्थ तक पहुंचता है, तो एक ये तरीका है लेसन प्लान इवेल्युएट करने का। पहले का SKA तरीका था सिंपल वाला, एंड देन दिस इज अनदर वन। सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड फीजर-श्मिट्स टेक्निकल टैक्सोनॉमी, जहां पर हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं सेम चीज को, इन द फॉर्म ऑफ जजिंग, सॉल्विंग, एक्सप्लेनिंग, कंप्यूटिंग एंड डिफाइनिंग। कि मैं हर नॉलेज पीस को डिफाइन कर पा रहा हूं क्या? यहाँ पर हम लोग नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं। एम आई एबल टू डिफाइन अ नॉलेज कि कोई चीज ऐसी है? एम आई एबल टू कंप्यूट इट कि वो चीज ऐसी किस बेसिस पर है? एम आई एबल टू एक्सप्लेन इट कि वही चीज मुझे आपको समझानी है, किसी छोटे बच्चे को समझानी है, किसी बुजुर्ग को समझानी है, किसी एक्सपर्ट को समझानी है, अलग अलग लेवल्स पे मैं किस तरह से उस चीज को समझाऊंगा। सॉल्व इट, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आया जहां पर उस चीज की जरूरत है, उस कंसेप्ट की जरूरत है, तो क्या मुझे वो सॉल्व करते आ रहा है क्या? एंड जज के वो चीज का अस्तित्व सही है क्या, वो चीज क्या सच में जिंदगी में यूजफुल है क्या? इज इट राइट दैट आई हैव इट, यू डू नॉट, डू यू हैव इट?
तो ये सारी चीजें, these are all judgment to be able to critically evaluate multiple solutions and select an optimal solution. So this is the Fieser-Schmitz technical taxonomy. तो अभी हम लोगों ने 3 टैक्सोनॉमी देख ली है. Any doubts in any of these 3? Remember, these are examples. ऐसा एक भी नहीं है इसमें से जो आपको फॉलो करने की जरूरत है. You can find a completely unique taxonomy. आप अपने हिसाब से कोई अलग ही टैक्सोनॉमी निकाल सकते हैं आपके लर्निंग आउटकम्स को इवेल्युएट करने के लिए. बट दीज आर स्टैंडर्ड टैक्सोनॉमीज जो ज्यादातर लोग वापरते हैं, ज्यादातर लोग यूज करते हैं. Then you have okay, now what we are going to move into is something completely different. तो यहाँ तक समझ में आया? Any questions still here? Should we move ahead? Yes, sir. Okay. All right. Now आपने इतनी मेहनत कर ली, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ लिया, फीजल-श्मिट्ज टेक्निकल टैक्सोनॉमी पढ़ ली, एसके मॉडल कर लिया, बहुत बहुत जबरदस्त लेसन प्लान आपने बनाया. मगर क्या होता है? सो देयर इज अ पिक्चर हियर जहां पर एक बच्चा अपने टीचर को की तरफ देख के बोलता है, टीचर यू कैन सी ऑल द हेयर एंड एवरीथिंग इज ऐसे पूरा बिखरा हुआ. यू कैन फील गुड नोइंग योर लेसन प्लान्स पुट अप अ गुड फाइट. आपने अच्छा लेसन प्लान बनाया मगर नहीं काम किया. तो वो बच्चा बोल रहा है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मेहनत की, ऐसा टीचर को बोल रहा है. हाउ मेनी ऑफ अस हैव बीन इन दिस सिचुएशन? I'm in this situation, sir. So why does this situation arise? तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो पहली बात तो क्या नहीं करना चाहिए. डोंट रिमेन कंस्ट्रेंड. अपने आप को लिमिट मत कीजिए. इफ यू फील कि हर चीज में आपको लेसन प्लान की ही जरूरत है, देन don't create a lesson plan that acts like a limiting factor. पहली बात. Next, do not neglect learning avenues. जैसा हम लोग शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे, ऐसा बहुत बार होता है कि आपके क्लास का डिस्कशन कहीं के कहीं चले जाता है. Just because the children are learning something that you are not teaching them, that does not mean that they should not learn it. हो सकता है वो तब उनकी नीड है एंड इसीलिए उस दिशा में क्लास जा रहा है. हम लोगों के साथ में भी बहुत बार होता है. A lot of times we are in our head, we are trying to take lessons and कहीं तो भी one child says कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब हम लोग गार्डन गए थे तब हम लोगों ने ये फूल देखा था, वो फूल इसका था एंड उसको आप इस मेडिसिन के लिए यूज कर सकते हैं. वी आर टेकिंग अ क्लास लाइक दैट. उतने में समवन सेज के मैम आई मिस द गार्डन, हम लोग कितने महीनों से गार्डन नहीं गए हैं. व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली? इस सिचुएशन में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? अगर स्कूल में ही गार्डन है तो बोलते हैं कि चलो चलते हैं. अगर नहीं, नहीं अभी है तो फिर कहते हैं करंट सिचुएशन में तो जनरली उसकी बात काट देते हैं. जब हम लोग को पता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, कोरोना का सिचुएशन है, बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो नॉर्मली हम लोग उस बात को काट देते हैं. बट
हो सकता है कि उस समय उस बच्चे ने वो आवाज इसलिए उठाई है बिकॉज द चाइल्ड इज रियली फ्रस्ट्रेटेड, एंड तब अगर हम उस बच्चे के साथ में बात न करें तो उस बच्चे को यही लगने लगेगा कि मेरी कोई नहीं सुनता, घर पे पेरेंट्स नहीं सुनते मेरी बात, स्कूल में टीचर्स नहीं सुनते हैं, मेरे कुछ दोस्त है जो कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, एंड उसके लिए भी मुझे किसी और पे डिपेंड करना पड़ता है। आई हैव टू आस्क माय पेरेंट्स टू फॉर द फोन, ताकि मैं उन दोस्तों के साथ में बात कर सकूं। सो ऐसे बहुत सारे, एंड नाउ लुक एट द अदर वे अराउंड, इफ यू डू डिस्कस इट, अगर हम लोग वो मैटर को डिस्कस करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल। हम लोग बोल सकते हैं कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो, सपोज द पर्सन नेम इज रोहन, तो हम लोग ऐसे कितने लोग हैं कि जो रोहन के साथ में रिलेट कर पाते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर देयर हु फील लाइक दिस? तो दैट बिकम्स अ मोमेंट ऑफ सेंसिटिविटी, इट बिकम्स अ मोमेंट ऑफ लर्निंग कि हर कोई लॉकडाउन को किस तरह से डील कर रहा है। एंड बीच बीच में अगर हम लोग ऐसे क्लासेस लेते रहे, डोंट यू थिंक द चाइल्ड विल बी वांटिंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सेशन? उसे इच्छा होगी सीखने की अगले सेशन में। Sir, please pardon your. अगर हम लोग उस क्लास में थोड़ा सा समय ले लेते हैं टू डिस्कस दिस इशू, और हम लोग हर बच्चे से थोड़ा बहुत शेयर करवाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में, आप क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद भी शेयर करते हैं कि कौन सी चीजें हम लोग मिस कर रहे हैं, एंड हम लोग उसके साथ में किस तरह से डील कर रहे हैं। तो ये सब डिस्कशन होने के बाद में अगले क्लास में the child will be more motivated to learn from you या less motivated to learn from you? Yes sir, वो बहुत हमारे साथ closely connected हो जाते हैं और they are highly interested to join our class and literally they are trying to talk with us. So अक्सर ऐसे होता है कि आपके लर्निंग प्लान में कोई चीज ऐसे कैलकुलेटेड नहीं होती है एंड वो क्लास में होती है, विच बिकम्स अ वेरी स्पेशल लर्निंग मोमेंट फॉर अस। एंड क्योंकि हम लोग के प्लान में नहीं है, हम लोग काफी बार, एंड सपोज वी आर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड इन द क्लास, सर के ऊपर से जा रही है बात, तो देन हम लोग उसे काट देते हैं। वी निग्लेक्ट दैट लर्निंग एवेन्यू, एवेन्यू मतलब रास्ता। डोंट जस्ट टीच। कहीं पर भी ये जो शब्द है ना टीचर, दिस इज द मोस्ट इनकरेक्ट वर्ड। ठीक है, अभी उसके वजह से एक कल्चर तैयार हो गया है, उसका एक ट्रेडिशनल, एक हेरिटेज तैयार हो गया है, एंड उसके पीछे बहुत वैल्यू आ चुकी है। बट दैट इज नॉट हु यू आर, दैट इज नॉट हु वी आर। वी शुडंट, जस्ट बिकॉज वी हैव फॉर्म्ड द लेसन प्लान, वी शुडंट बी जस्ट टीचर्स, कि हम लोग बस, मतलब लिटरल मीनिंग ऑफ टीचर्स के बस क्लास में घुस रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ये हम लोग का उद्देश्य नहीं है, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। डोंट मेक एंड एग्जीक्यूट अ वन वे और डेड लेसन प्लान। एक लेसन प्लान बना लिया तो जिस तरह से मैंने बोला था कि आपने बस बना लिया तो वो बन गया है, वैसा नहीं है, दैट इज नॉट द स्टोरी। एक बार लेसन प्लान तैयार हो गया तो उसके बाद में वापस देखना चाहिए आपने। देखने के बाद में आपने क्लास में क्या अनुभव किया, क्या एक्सपीरियंस किया, हाउ मच ऑफ इट वर्क, हाउ मच ऑफ इट डिडंट वर्क, हाउ मेनी न्यू आइडियाज डिड यू गेट, ये सारी चीजें नोट डाउन होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स शुड बी नोटेड डाउन इन द लेसन प्लान। तो 2 नए कॉलम बना लीजिए आप आपके लेसन प्लान्स में, इफ यू आर डूइंग इट इन कॉलम स्टाइल। अगर आप पूरा लिख रहे हैं तो एक एम्प्टी स्पेस रखिए बाद में, आखिरी में, जहां आप अपने अपने क्लास का एक छोटा सा एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, न्यू लर्निंग्स, या फिर व्हाट फेल्ड, व्हाट पास्ट, व्हाट वर्कड वेल, व्हाट डिडंट वर्क वेल, हु डिड समथिंग यूनिक। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बच्चे इस तरह भी उस चीज को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, तो वो जो यूनिक चीजें है वो वहां डाल सकते हैं। सो do not make and execute a one way lesson plan
कि एक बार लिख दिया हो गया। डूज, इंटरैक्ट स्पॉन्टेनियसली। हम इंसान है, तो इंसान ने इंसान के साथ में जिस तरह से बर्ताव करना चाहिए उसी तरह से क्लास में बर्ताव करना चाहिए। वो गाना है ना, माणसाने माणसाची, सुना है गाना? नहीं सुना है? No, sir. Yes, sir. So if you have not heard that song, please do listen to that song. That is a very, very, very important song. I'll try to share the link for that also in the group. We should be acting like human beings. हम लोग पहले इंसान है, फिर बाकी सब। तो हम लोगों ने क्लासरूम में भी इंसानों की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। Do get distracted or sidetracked. कभी कभी it is okay to get distracted, कि कहीं और चर्चा हो रही है तो कुछ डिस्कशन कुछ और ही चल रहा है, it is fine. कभी कभी it's allowed, let it be. उसके वजह से क्या डिस्कवरी होगी, क्या नई बातें सामने आएगी, कोई भरोसा नहीं। एंड दैट न्यू नॉलेज कैन बी वेरी प्रेशियस, बहुत फायदेमंद हो सकता है इन द फ्यूचर। सो कभी कभी डिस्ट्रैक्ट अगर हो रहे हैं तो होने दीजिए, इट्स फाइन। डू लर्न टुगेदर। आप क्लासरूम में है तो हम लोग जब जाते हैं क्लासरूम में तो हरदम ये दृष्टि से जाना चाहिए कि हम लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं। If you enter the classroom with that intention, with that strong mindset कि ये जो एरिया है, this is a sacred area, ये एरिया में मैंने कदम रखा तो ये लर्निंग जोन है। That doesn't mean कि ये क्लासरूम के बाहर लर्निंग जोन नहीं है, मगर ये जो है this is a special learning zone। यहाँ पर जो आएगा कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, इंक्लूडिंग मी एज अ टीचर, इंक्लूडिंग द जैनिटर, जो साफ सफाई करने आते हैं वो भी वहां से कुछ सीख के जाएगा। दैट शुड बी योर माइंडसेट, दैट शुड बी योर इंटेंशन इन द क्लासरूम। जब हम लोग का माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, इंटेंशन इतना स्ट्रांग है ना, तो क्लासरूम में वो फील होता है, वो महसूस होता है। सो डू लर्न टुगेदर। डू मेक एन ओपन और लिविंग लेसन प्लान। ओपन एंडेड लेसन प्लान कि ठीक है, आपने प्लानिंग तो कर ली, वो सब लिख दिया, उस प्लानिंग का क्या रिजल्ट है, क्या सीखने मिला, क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम याद कर सकते हैं, वो सारी चीजें। एक आधा फुट नोट कि ये जो डिस्कशन जिस डायरेक्शन में जा रहा था, आई शुड नोटिफाई दैट टीचर कि आपके क्लास में शायद ये डिस्कशन उठ सकता है, तो आप उसे, आपको पता रहना चाहिए कि हम लोग के क्लास में क्या डिस्कस हुआ था, तो आप उठ के उस टीचर को बताते हैं, नेक्स्ट टीचर को, कि keep this in mind when you go into the class. So all these things are a part of a living lesson plan. So क्या क्या होना चाहिए लेसन प्लान में? तो नेम ऑफ द टीचर, डेट टेंटेटिव, कब अप्रोक्सीमेटली मुझे वो क्लास लेनी चाहिए, ग्रेड, किसके साथ वो क्लास लेनी चाहिए, कौन से क्लास के साथ में, सब्जेक्ट, what subject is the what subject am I going to teach। लर्निंग आउटकम में दो डिवीजन रहने चाहिए, डायरेक्ट लर्निंग आउटकम, इनडायरेक्ट लर्निंग आउटकम। इन दोनों में there will be one part which is intended and unintended। तो ये जो है this will be ILO, intended learning outcome। intended learning outcome मतलब जब आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं तब आपने इंटेंशन वाले जो लर्निंग आउटकम्स है वो क्या है वो लिखा हुआ है, दैट इज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। तो उसमें से कुछ लर्निंग आउटकम ऐसे जो डायरेक्ट है एंड ऐसे जो इनडायरेक्ट है, जिसको हम लोग साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। सो like for example, for me the direct learning outcome was understanding the concept of water in terms of social needs, in terms of फिजिकल नीड्स, केमिकल नीड्स, सब वाटर के बारे में सब कुछ पता आ जाना चाहिए, वो मेरा डायरेक्ट लर्निंग आउटकम है। इनडायरेक्ट लर्निंग आउटकम ये हो सकता है कि वाटर कंजर्वेशन,
वगैरह ये सब चीजें जागरूक होनी चाहिए, बट इट इज ऑफ मोर वैल्यू इफ इट इज फ्लिप्ड। अगर आप डायरेक्ट लर्निंग आउटकम कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ वेट वाला रखते हैं तो अपने आप आपके लेसन प्लान को भी उतना वेटेज आता है, उतना ही आपका लेसन प्लान जेन्युइन लगता है, उतना ही आपका लेसन प्लान रियल लगता है। सो डायरेक्ट लर्निंग आउटकम में कुछ ऐसी चीजें डालिए जिसको कुछ रियल लाइफ में वेटेज है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट लर्निंग आउटकम में आई कैन पुट थिंग्स लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू ह्यूमैनिटी और importance of saving water. All these things can be in direct learning outcomes. Indirect learning outcomes में मैं वो चीजें डाल सकता हूँ, जैसे वाटर का चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं ऐसे डाल सकता हूँ कि ज्योग्राफिकल भी कुछ कंसेप्ट्स रिवर्स सीज वगैरह के इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ये सब इनडायरेक्ट रहेगा, बट डायरेक्ट इज वही कि आपको वाटर सेविंग का वैल्यू समझ में आना चाहिए, लाइफ में वैल्यू वाटर का समझ में आना चाहिए। इसके बाद में देन यू हैव टॉपिक्स। तो टॉपिक्स में यू कैन पुट वाटर, यू कैन पुट रिवर्स, यू कैन पुट सीज, कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं इस लेसन में, इस डिस्कशन में। सो नोट दिस के टॉपिक अलग से सेक्शन इस लेसन प्लान में है, बिकॉज यू नेवर नो, यू मे फिनिश मोर टॉपिक्स देन वन। एक टॉपिक से ज्यादा आप शायद कंप्लीट कर लेंगे उस लेसन प्लान में। Okay, we have already crossed the time, so we'll try to finish this quickly. तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिखना है कि आपको आप क्या पाथवे चूज करने वाले हैं, किस तरह से क्लासेस लेने वाले हैं, टीचिंग एड्स क्या क्या यूज करने वाले हैं, नॉलेज गेन क्या मिलने वाला है, एंड रिमार्क्स मतलब उस क्लास में क्या क्या हुआ उसके बेसिस पर रिमार्क्स। सो इवेल्युएशन आपका जो है कि बच्चों में वो क्लास इफेक्टिव थी कि नहीं थी, वो आपको इससे समझ में आएगा, नॉलेज गेन से समझ में आएगा एंड रिमार्क्स से समझ में आएगा। नॉलेज गेन इज ऑल्सो लेटर ऑन, मतलब ये जो दोनों सेक्शन है, ये सेक्शन क्लास हो जाने के बाद आप फिल करेंगे कि मुझे इस क्लास से क्या समझ में आया। मुझे ये समझ में आया कि मेरे क्लास में आधे से ज्यादा जो लोग हैं उनके यहाँ पे 3 दिन में एक बार पानी आता है। मुझे समझ में आया कि मेरे क्लास में काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पानी कैरी करना पड़ता है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो भी है। मेरे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जब तक जितनी देर ब्रश करते हैं तब तक कि उनका नल चालू रहता है। These are things that I learn after the class. Remarks, मैंने ये चीजें एड्रेस कैसे की, उसमें से कितनी बातें ऑब्जर्व हुई, कितनी बातें ऑब्जर्व नहीं हुई, दिस कैन बी इन रिमार्क्स। तो नॉलेज गेन वाला पार्ट, रिमार्क्स वाला पार्ट थोड़ा फ्लेक्सिबल है, यू कैन डिसाइड व्हाट टू पुट इन इट, बट दीज आर एरियाज फॉर यू टू एक्सप्लोर आफ्टर द क्लास। क्लास हो जाने के बाद में आप ये चीजें उसमें डाल सकते हैं। So this is an example of one of the classes that I had taken. So ये I think NIOS का था, तो टीचर, डेट, ग्रेड, सब्जेक्ट, टॉपिक, ये सब तो ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये डाला कि मैंने क्या क्या किया, या सॉरी मैं क्या क्या करने वाला था। रीडिंग द चैप्टर व्हाइल एंगेजिंग थ्रू एटमोलॉजी एंड इंक्वायरी। सो मुझे इंग्लिश का चैप्टर है, तो मेरा वो ग्रुप में लेने की कोशिश कर रहा है। इंग्लिश का अगर चैप्टर है तो एटिमोलॉजी पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। एंड इंक्वायरी मतलब हर जगह पे डिस्कस करना, क्वेश्चन करना, व्हाट डू वी नो, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस इम्प्लाई। Have discussions to make the chapter relatable. वो एक चैप्टर है जो आइजैक एसिमोव ने लिखा है, who is a science fiction writer, American science fiction writer, Jewish science fiction writer. तो
उसने जो लिखा है वो सच में हम लोगों के साथ में रिलेटेड है क्या, कैसे है, रिलेटेड नहीं है तो कैसे नहीं है, कहाँ डिफरेंसेस है, वो सारी चीजें समझना एंड देन उसको रिलेटेबल बनाना। हिस्ट्री ऑफ राइटिंग मटेरियल एंड स्क्रिप्ट के अगर हम लोग ये फ्यूचर के बारे में है चैप्टर, तो देन टाइम का कंसेप्ट डिस्कस करना बहुत जरूरी है। टाइम के वजह से नाउ दिस इज अबाउट स्कूल्स इन द ईयर इन द फ्यूचर बेसिकली, जहाँ रोबोट वगैरह टीचर रहते हैं एंड क्लासरूम इज जस्ट योर ओन रूम जहाँ पर द टीचर द रोबोट टीचर्स यू, दैट्स इट। तो उस समय के बच्चों को पुराने स्कूल्स के बारे में क्या पता है क्या नहीं पता है, वो सब चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो उसमें इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस टू एक्सप्लोर कि जिस तरह से ये बच्चे अपने पास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो उनका पास्ट है वो हम लोगों का प्रेजेंट है, उसी तरह से क्या हम लोगों ने अपने आप से सोचा है कि हम लोगों का पास्ट कैसा था, पुराने स्कूल्स कैसे थे, पुराने राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, सीखा कैसे जाता था, ऑल दीज थिंग्स। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन एलईडी डिस्प्ले एंड ई इंक डिस्प्लेस। तो नॉर्मली हम लोग किस तरह के डिस्प्लेस पे बातें सीखते हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स थे। टीचिंग एड्स यूज, क्या क्या यूज किया गया, अभी सब ऑनलाइन टीचिंग है तो इसमें टेक्स्ट बुक यूज की थी, इमेजेस यूज किए थे, एनोटेशंस मतलब ड्राइंग यूज की थी, कैमरा यूज किया था। क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर फ्यूचर, दिस वाज द लर्निंग आउटकम के आगे क्या हो सकता है एंड उस फ्यूचर को इंटरनलाइज करना, एस्टिमेट करना, अंडरस्टैंड करना, ऑल दीज थिंग्स। फिर उसी के साथ में जो ब्लैक वाला जो पार्ट है दैट इज इनडायरेक्ट पार्ट के क्वेश्चंस एनकरेज करना। द पर्टिकुलर चाइल्ड वाज समवन हु वाज नॉट वेरी क्वेश्चन फ्रेंडली, मतलब उसे बहुत ज्यादा सवाल पूछने की ऐसे आदत नहीं थी, तो उसमें वो क्यूरियोसिटी वापस जागरूक कैसे करना। सो questioning, encouraging questioning was one of the one of the direct learning outcomes. Integrating language with science, साइंस और लैंग्वेज के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट, वो बताना। मैथ्स, हिस्ट्री, कल्चर कहाँ कैसे काम में आते हैं और कहाँ किस तरह से लैंग्वेज के साथ में रिलेटेड है। All this was the direct learning outcome. Indirect learning outcome was things like critical reading speed, vocabulary, ये सारी चीजें indirect learning outcome थे, क्योंकि ये अगर चीजें रेगुलरली होते गई तो ऑटोमेटिकली क्रिटिकल रीडिंग बढ़ेगा, रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, vocabulary बढ़ेगी। Knowledge gain, तो knowledge gain में I have written what I learned from the class. She seems quite interested in technology. Concepts she may not understand as chapters of science, she understands when shared as a part of technology. अगर कोई चीज अगर उसे टेक्स्ट बुक से जो साइंस के चैप्टर में है वो नहीं समझ में आई, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू फिर भी समझ में आती है उसको वो चीज, when it is related to technology. It's necessary to build a scenario or background for children to understand the character's perspective. कि अगर मुझे कैरेक्टर के बारे में स्टोरीज के जो कैरेक्टर है, अगर मुझे स्टोरी बोलनी है तो वो स्टोरी में जो कैरेक्टर्स है वो उनका पास्ट क्या होगा, उनके सोच क्या होगी, वो अगर समझ में आए तो स्टोरी समझ में आती है। सो कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव, कैरेक्टर का दृष्टिकोण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Once sufficient background was created, she could empathize with the character. जहाँ पहले उसको कैरेक्टर से कोई ऐसे लगाव नहीं लग रहा था या समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको कंसेप्ट देने के बाद में, कंसेप्ट शेयर करने के बाद में, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद में समझ में आने लग गया एंड उसके जो एक्शंस है, बोलने का तरीका वगैरह वो सब समझ में आने लग गया।
डिस्ट्रैक्शंस, तो रिमार्क्स में आई हैव रिटन कि हम लोगों ने क्या क्या एडिशनली एक्सप्लोर किया था जो डायरेक्ट रिलेशन की बात नहीं थी। तो डिस्ट्रैक्शंस में आई हैव रिटन क्यूनिफॉर्म राइटिंग डिस्कस किया, पैपिरस डिस्कस किया, ग्रास, लीव्स, सूटेबल राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स तब के क्या होंगे वो डिस्कस किया, सिल्क स्क्रोल, वर्चुअल रियलिटी, सिल्क के बारे में भी डिस्कस किया कि प्रोसेस क्या रहता है वगैरह, VR, वर्चुअल रियलिटी, फ्यूचर में क्या क्या तरीके रह सकते हैं लर्निंग के, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। सो जो नॉलेज गेन का पार्ट है, रिमार्क्स का पार्ट है, ये बाद में भरा गया था। तो हाउ डू वी डू दिस? तो एक तो ये है कि इसका एक गूगल फॉर्म बनाया जा सकता है जो टीचर्स भर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म में अगर आपने इस तरह से एक फॉर्म बनाया तो देन एवरी टीचर जस्ट हैज टू राइट दो स्पेसिफिक डिटेल्स, एंड वो डिटेल्स अगर आपने डाल दिए तो अगली बार आपको अगर वो डेटा वापस चाहिए, आपको अगर फाइंड आउट करना है कि ये क्लास में किसी ने औरंगजेब के बारे में कुछ डिस्कस किया है क्या, तो देन यू कैन जस्ट सर्च ये एक्सेल शीट जो उसकी अपने आप गूगल फॉर्म्स के वजह से जो शीट बनती है, वो शीट में आप डिस्क्रिप्शन में सर्च करते हैं औरंगजेब कहीं है क्या, एंड यू कैन फाइंड आउट कि किसी ने औरंगजेब पे क्लास ली है क्या उस ग्रेड के साथ में। तो उस हिसाब से आपको अगर कुछ रिलेटेड टॉपिक्स पे अगर चैप्टर्स लेने हैं जिस टीचर्स के साथ में लेने हैं, तो फटाफट उस टीचर्स के नाम ले लो जिन्होंने वो टॉपिक्स लिए हैं, एंड यू डिस्कस विद दैट टीचर कि आपने क्या डिस्कस किया था, मैंने क्या डिस्कस करना चाहिए, मैंने कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, एंड देन बच्चों को ये समझ में आता है कि लर्निंग हियर इज सीमलेस, इट इज कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर सिर्फ हिस्ट्री में काम में आएगा, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर सिर्फ इंग्लिश में काम में आएगा। ऑल दीज थिंग्स आर इज वन चंक ऑफ नॉलेज, इट इज वन continuous block of knowledge. So yes, that's it. Does anyone have any questions? Was this useful? Did it clarify at least a few things? सुना है? Yes, sir. ठीक है, so if there are no more questions, we can end the session here. It's already been quite late. But if you notice कि ये जो चीज है, ये चीज अगर हम लोग आज अधूरी रख देते तो फिर then it would have been very difficult to catch on to this again. So we had to finish it in one go. So yeah, if there are no questions, then we can sit quietly for a minute and then discuss.